दो 220 अपॉन एक्स हमारा टाइम हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक और बस है जिसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर कम है। तो बस 2 की अगर हम स्पीड की बात करें, बस 2 की जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, पिछले वाले से 2 कम, मतलब x माइनस 2। और उसको टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 1 घंटा ज्यादा। तो बस 2 को जो टाइम लग रहा है वो 1 घंटा ज्यादा। पिछले में कितना लगता था, पिछले में 220 अपॉन एक्स लगता था, तो अभी वाले में कितना लगेगा, 220 अपॉन एक्स प्लस 1। लॉजिकल चीज है यार, पिछले वाले बस के मुकाबले उसकी स्पीड कम है, तो पिछले वाले बस को जितना भी टाइम लगता था उससे इसको टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है। डिस्टेंस ये भी कितना कवर कर रहा है, डिस्टेंस ये भी 220 किलोमीटर ही कवर कर रहा है। तो सब कुछ आपके सामने है, स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस है, कैसे रिलेट करोगे? या तो आप इक्वेशन बना लो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लो, जैसा है आपका मन। ठीक है, मतलब लेट्स से आप इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई दिस विद दिस इनटू दिस करोगे, इज इक्वल टू 220 कर लो और उसको सिंप्लीफाई करो, x माइनस 2 इंटू 220 बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 220। सिंप्लीफाई कर लेना फिर इसको। इज इट ओके तनिष्क? नोट कर लीजिए फिर जल्दी से। नहीं नहीं शिखर, मैंने पहले भी बताया था वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस हार्डली कुछ अलग मिलेंगे आपको क्वाड्रेटिक में। स्टेटमेंट सेम होगा, बस हल्का सा स्टेटमेंट में चेंज ऐसा कर दिया जाएगा कि आप जब इक्वेशन बना रहे होगे तो लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक बनेगा। और दूसरा टारगेट आपका ये होना चाहिए कि क्योंकि क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है तो ओनली वन वेरिएबल, लीनियर वाले में हम 2 वेरिएबल रखते थे। तनिष्क नोट कर लिया क्या? ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो शिखर, यहाँ पे a fish that swims at 4 किलोमीटर पर आवर in still water takes 1 hour more to go 6 kilometers upstream than to return downstream to the same spot। तो यहाँ पे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो लेट्स से इसको यहाँ लिख लेते, जगह नहीं है। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम लोग मान लेते हैं x, जैसे अपन करते हैं। तो सबसे पहली चीज स्पीड अपस्ट्रीम, स्पीड अपस्ट्रीम कितनी हो जाएगी, तो क्वेश्चन के हिसाब से, नहीं नहीं रिया, यहाँ पे ऑलरेडी फिश की खुद की स्पीड दी हुई है ना, 4 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। जैसे अपन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन में बोट का स्पीड लेते थे और स्ट्रीम का स्पीड लेते थे, तो यहाँ बोट की जगह पे मछली आ गई है। ठीक है, तो स्ट्रीम को हम लोग मान लेते हैं x, करंट को भाई, स्ट्रीम और करंट अलग अलग नहीं होता है, सेम होते हैं। अंकित कर सकते हो। सो 1 घंटा ज्यादा लगता है उसको अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम के मुकाबले। तो स्पीड अपस्ट्रीम विल बी सबसे पहले 4 माइनस एक्स। याद है शिखर, हमारा जो अपस्ट्रीम का स्पीड होता है वो हमारा बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड होता था। तो यहाँ पे हमारा स्पीड अपस्ट्रीम क्या होगा, फिश का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड, तो 4 माइनस एक्स हो जाएगा। और स्पीड डाउनस्ट्रीम, स्पीड डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा, तो ये 4 प्लस एक्स हो जाएगा। पिछला वाला 4 माइनस एक्स था, ये वाला 4 प्लस एक्स हो जाएगा। और आपका सिंपल सा इक्वेशन क्या बनेगा क्वेश्चन के हिसाब से, टाइम अपस्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम डाउनस्ट्रीम प्लस 1। मतलब उसको अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो डाउनस्ट्रीम में जितना भी था उससे एक ज्यादा, उससे एक ज्यादा। अब टाइम का इक्वेशन बना सकोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा ना।
और डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 किलोमीटर का था, तो यहाँ पे 6/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6/4 प्लस एक्स प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ठीक है, डन। ओके, सो आर वी डन हियर स्टूडेंट्स? 4.3 हो गया। एडवांस क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को अभी दिए नहीं थे, तो ये अब ट्राई कीजिएगा एंड वी कैन डिस्कस द एडवांस क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। 4.4, any doubt in 4.4? Any doubt in 4.4? Question number 2. शिखर, कंजुगेट पेयर, आई थिंक यहाँ पे आपको दिक्कत हो रही होगी कंजुगेट पेयर को लेकर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक चीज नोट कर लो, कंजुगेट पेयर्स क्या होता है? तो जब एक चीज आपके मतलब हमारा जब डी का वैल्यू, इसको एक काम करते हैं, ये ओलंपियाड वगैरह में इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, ओलंपियाड में इसकी जरूरत पड़ती है, तो इसको हम लोग यहां लिखते हैं। M04.4। So the thing is कि whenever या when d is greater than 0 but d is not a perfect square, आपको फॉर्मूला के हिसाब से देखो कि d अगर आपका ग्रेटर देन 0 है लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो हम रूट्स की अगर बात करें, तो रूट्स क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2 है ना। डी के अंदर ही तो हम बी स्क्वायर माइनस 4 इसे लिखते हैं। तो आप खुद समझ सकते हो कि अगर डी हमारा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब रूट्स होंगे रियल और डिस्टिंक्ट। लेकिन डी अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मान लो जैसे 13 रह गया, 14 रह गया, 15 रह गया, 13 हो जाए, 14 हो जाए, 15 हो जाए, ये सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो उस केस में रूट से बाहर वो टर्म नहीं निकल पाएगा। हो सकता है कुछ केसेस में कुछ हिस्सा बाहर निकले, बट स्टिल रूट के अंदर एटलीस्ट कुछ तो रह जाएगा, है ना, कुछ तो रह जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि सिंस d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आप d को रूट से बाहर नहीं निकाल पाओगे, एंड thus the roots will be of the form minus b plus root d by 2a and minus b minus root d by 2a. Both the roots will be irrational। दोनों के दोनों रूट्स इरेशनल होंगे। रैशनल इरेशनल पता है ना, जब रूट के अंदर चीज रह जाती है, रूट से बाहर नहीं निकाल पाते, तो रूट्स कैसे बनते हैं? इरेशनल रूट्स बनते हैं। ठीक है, सो बोथ द रूट्स विल बी इरेशनल, और यहीं पे ये स्टार मार्क लगा देता हूं, एंड irrational roots always occur in pairs. Irrational roots always occur in pairs। ठीक है, इसी को कंजुगेट पेयर भी बोलते कहीं कहीं पे शिखर। तो ऐसा समझ जाओ, अगर आपको कहीं कि एक क्वेश्चन में अगर आपको कह रहा है कि इफ 5 plus root 6 is one of the if 5 plus root 6 is one of the root of a quadratic equation, find the other root, तो आप क्या बोलोगे वहां पे? बताइए स्टूडेंट्स, क्या बोलोगे? अगर आपको इक्वेशन कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि उसका एक रूट है 5 प्लस रूट 6, तो दूसरा रूट बता सकते हो क्या?
यस अंकित, दूसरा रूट भी इरेशनल होगा, लेकिन आप ये बता सकते हो इजीली, if 5 plus root 6 is one of the roots, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू है एंड माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू है, दोनों रूट्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे और ये हमेशा पेयर्स में ऑकर करेंगे। तो सिंपल तरीके से कैसे याद रखना है, रूट के आगे अगर प्लस है तो अगला वाला रूट के आगे क्या होगा, देन द अदर रूट विल बी 5 माइनस रूट 6। ठीक है, मतलब रूट के अगर प्लस था तो उसको माइनस कर दिया, माइनस था तो प्लस कर दिया, रूट के आगे के साइन को बस चेंज कर। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ध्यान रखिएगा, ये ओलंपियाड वगैरह में यूज होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आईसीई क्वेश्चन नंबर 6, कैसे ट्राई किया इसको विवेक? क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्या कहां पे फंसे हो? सर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 पे सर वैल्यू पुट किया था मैंने, सर लास्ट में m का वैल्यू 1 आ गया। m का वैल्यू 1 आ गया, अच्छा, लेकिन क्या आपने कहीं पे p और q को कैंसिल कर दिया था क्या? क्योंकि देखिए यस यहाँ सर। पे एक चीज लिखा हुआ है p इज नॉट इक्वल टू q, तो अगर p आपका q के बराबर नहीं है तो कैंसिल नहीं हो पाएगा ना। नहीं सर, ये मतलब कोई, सर कैंसल हो गया था, पी कैंसल हो गया था, सब कैंसल हो गया, लास्ट में सिर्फ 1 बच गया था। अच्छा एक मिनट मुझे एक बार उस वो इक्वेशन बताना, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, उसके बाद यस, +2। ये था क्या, सर 2 है, इससे पहले इक्वेशन के पहले 2 है, 2, ठीक है, उसके बाद प्लस m। ठीक है। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी दिख रही है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, यस। ठीक। तो इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq हो गया, b का वैल्यू कितना दिख रहा है, तो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, एंड c का वैल्यू हमारा हो गया m। तो जब हमारे को क्वेश्चन बता दिया कि हमारे रूट्स क्या है, हमारे रूट्स है इक्वल, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहीं पे थोड़ा सा कुछ हो सकता है गलती हुआ हो, एक ही बार में मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तो बी स्क्वायर में 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, और ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का जो स्क्वायर करेंगे तो कहीं ना कहीं p टू द पावर 4 प्लस क्यू टू द पावर 4 माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, है ना, -4ac, तो -4 a का वैल्यू लिखेंगे तो ये आने वाला है, और c का वैल्यू लिखोगे तो m आएगा, ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 है। ओके, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इक्वेशन के एक साइड में इसको ले जाते हैं, मतलब ये समझ सकते हो कि हम लोग इसको क्या करेंगे अब, क्योंकि हमको m को p और q के टर्म्स में लिखना है, तो हम
इसको इक्वेशन के दूसरे साइड में भेज देते तो यहाँ माइनस लगा हुआ था, वो उधर जाके क्या बन जाता, प्लस बन जाता, उधर जाके वो प्लस बन जाता। ठीक है, तो अब देखिए विवेक, यहाँ पे एक चीज मुझे दिख रही है आसानी से कि 4 4 तो दोनों जगह से कैंसिल हो गया। ठीक है, और अगर हमको m का वैल्यू निकालना था, m का वैल्यू निकालना था किसके टर्म्स में, मुझे निकालना था वो p और q के टर्म्स में। तो कहीं ना कहीं ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है ये वाला, दिस वाज आवर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का होल स्क्वायर था। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है अभी, दैट वाज आवर p प्लस q का, सॉरी p माइनस q का होल स्क्वायर था इनटू m था। ठीक है, अब विवेक हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि आई थिंक यहीं पे आपसे सिली मिस्टेक हुआ है। सिली मिस्टेक ये हुआ होगा कि इधर p माइनस क्यू है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, जबकि इधर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है। तो अगर आप यहाँ पे m कैलकुलेट करने आते हो तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m होगा। सो अब ये जो स्क्वायर को मान लो पूरा हमने कॉमन उठा लिया है, तो अंदर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। तो आप उधर लिखोगे p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू होल डिवाइडेड बाई पी माइनस क्यू। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया और फाइनली हमारा m का वैल्यू आ गया p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। आया समझ में क्या विवेक, कोई दिक्कत है यहाँ पे? सर आ गया सर। आई थिंक यहीं पे सिली मिस्टेक हो गया था, आपने उसको ऊपर नीचे से कैंसिल कर दिया होगा। और कोई? डन। लेट्स गो टू मॉड्यूल। और कोई क्वेश्चन? Question number 9. One year ago, a father was 8 times as old as his son. Now his age is the square of his son's age. Find the quadratic equation for the case and see if the data is correct for both the ages. If it is correct, find the age of the father and the son. तो अगर ऐसा लाइन लिखता है मतलब वो करेक्ट तो है ही, वरना वो लास्ट लाइन नहीं लिखता। शिखर, आई थिंक आप वर्ड प्रॉब्लम से डर रहे हो बहुत ज्यादा, बताओ क्या किया हो इधर, कैसा अप्रोच था आपका? अनम्यूट करके बताओ। पहला स्टेप नहीं हो रहा। आप बताओ कि आपको एजेस के क्वेश्चन में मैंने क्या तरीका बताया हुआ है, क्या फॉलो करना चाहिए सबसे पहले, बिना कोई क्वेश्चन पढ़े अगर पता चल गया एजेस का क्वेश्चन है, हम सबसे पहले क्या करते हैं? बताइए, अनम्यूट कीजिए। सर किसी एक को पहले एक्स मान लेना है, फिर उस हिसाब से जो सबसे पहले गलत, फिर आपको याद नहीं है, हमेशा प्रेजेंट एजेस को पहले अज्यूम किया जाता है जिस जो भी क्वेश्चन हो। जैसे यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, एक फादर की और एक उसके सन की, तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए था? हमको सबसे पहले मानना चाहिए था कि फादर की एज लेट से एक्स है प्रेजेंट एज, और उसकी सन की प्रेजेंट एज है वाई। अब यहीं पे आप गड़बड़ हो गए। अब क्वेश्चन में ये वाली लाइन जो थी, फर्स्ट वाली लाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन थी, नाउ हिज एज इज द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। ये जो नाउ कह रहा है, नाउ मतलब प्रेजेंट का बात कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक इंफॉर्मेशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। दो वेरिएबल नहीं लेना है, वो हट जाएगा ना। अभी x का वैल्यू क्या दिया, फादर की एज उसके सन की एज का स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप ये x के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वायर लिख सकते हो। तो सेकेंड लाइन को यूज करके ये इंफॉर्मेशन हो गया। अब आ जाओ फर्स्ट लाइन के ऊपर, 1 ईयर अगो, एक साल पहले। तो अगर फादर की अभी करेंट एज है वाई स्क्वायर, तो
एक साल पहले उसकी एज होगी वाई स्क्वायर माइनस 1, और सन की अगर प्रेजेंट एज है वाई, एक साल पहले उसकी एज होगी वाई माइनस 1। क्वेश्चन के मुताबिक एक साल पहले फादर जो था वो अपने बेटे से 8 गुना था, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ वाई माइनस 1। हो गया आपका इक्वेशन, सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। ठीक है, आर वी डन हियर स्टूडेंट्स? इट्स 3:55। ओके, खत्म। चलो तो एक काम करते हैं, इस 20 मिनट को थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज करते हैं और थोड़ा सा हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक होगा हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जितना प्लान किया था उतना तो नहीं कर पाएंगे, बट थोड़ा सा इतना हो जाएगा कि आपको 3-4 दिन का होमवर्क मिल जाएगा, एटलीस्ट कुछ तो पढ़ोगे घर पे। यस, गिव मी 1 मिनट, फाइल लोड कर लेता हूँ। हाँ, पीटीएम का इंफॉर्मेशन आपको सौरभ सर दे देंगे। देखिए स्टूडेंट, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये टॉपिक आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 है। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड इजी टॉपिक्स में से काउंट किया जाता है इसको। इट्स ऑन द सेम लेवल एज ऑफ यू कैन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2-3 तरीके सीखे थे, और उसके बाद हमने वर्ड प्रॉब्लम सीखा था। यहाँ पे भी कुछ वैसा है। 2 फॉर्मूलाज है पूरे चैप्टर में, और उन 2 फॉर्मूलाज को अप्लाई करोगे आप वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर। ठीक है, दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, इसके अलावा 3 एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर में। फर्स्ट एक्सरसाइज से अगर हम बात करें तो बोर्ड्स में उससे 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सेकंड एक्सरसाइज जनरली मतलब उससे जो क्वेश्चन बने हैं वो 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन ही बने हैं हमेशा। और थर्ड एक्सरसाइज में क्या होता है, थर्ड एक्सरसाइज में वो कुछ क्वेश्चन में सेकंड एक्सरसाइज का भी यूज होता है। सेकंड एक्सरसाइज में जो हम फॉर्मूला सीखते हैं ना, तो थर्ड एक्सरसाइज प्लस सेकंड एक्सरसाइज का यूज करके क्वेश्चंस बनते हैं, वो होते हैं हमारे 4 मार्क्स में। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं व्हाट इज एन एपी। वैसे आज 2 चीजों का टारगेट है, एक है व्हाट इज एन एपी एंड जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ओके, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपको क्या याद रखना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए? ये एक तरीके का अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, अ सीक्वेंस इन व्हिच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर है जहां पे कोई भी नंबर कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो उसके पिछले वाले टर्म पे एक नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, पिछले वाले टर्म पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, यही चीज लिखा हुआ है। जो कांस्टेंट नंबर बार बार ऐड किया जाता है उसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। एग्जाम्पल के तौर पे इसको एक दो एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ जाओगे, जैसे कि 2, 6, 10, 14, 18 एक्सेट्रा इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये? बिकॉज इसमें अगला टर्म कैसे आ रहा है, तो जैसे ही हम पिछले टर्म में 4 ऐड कर रहे हैं, जब 2 में 4 ऐड किया गया, पहला टर्म में जब हमने 4 ऐड किया तो हमको सेकेंड टर्म मिला। सेकेंड टर्म में जब हम 4 ऐड कर रहे हैं हमको थर्ड टर्म मिला। थर्ड टर्म में जब हम 4 ऐड कर रहे हैं हमको फोर्थ टर्म मिला। फोर्थ टर्म में जब 4 ऐड करेंगे फिफ्थ टर्म मिलेगा। तो ये इस तरीके से आगे प्रोसीड होते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे वो हमेशा सेम आएगा, वो हमेशा सेम आएगा। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं और आइडेंटिफाई करने के लिए देता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, विच ऑफ the following are
एपी। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ। चलो तो बताओ कि इसमें से कौन से एपीज हैं। चैट बॉक्स में एक सिंगल मैसेज आना चाहिए यार, ऐसा नहीं कि हर एक मैसेज के लिए ए के लिए यस, बी के लिए नो कर रहे हो। साहिल कॉमन डिफरेंस देखो ना, क्या सेम नंबर ऐड करके अगला टर्म आ रहा है? रिया गलत, साहिल गलत, अमृत सही है, अदिति इनकम्प्लीट, तनिष्क इनकम्प्लीट, शिखर इनकम्प्लीट, मृत्युंजय हाफ सही हाफ गलत, विवेक सही है, अंकित सही है, शानवी सही है, अदिति गलत। देखो कैसे पहचानोगे? फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला 2 से 11 गया ना, 2 से 11 गया, कितना कितना इंक्रीज हुआ? 9 का इंक्रीज हुआ। 11 से 20 बढ़ा, कितना इंक्रीज हुआ? फिर से 9 का इंक्रीज है। 20 से 29 9 बढ़ा, 29 से 38 फिर से 9 बढ़ा। तो कांस्टेंट नंबर ऐड किया जा रहा है, तो दिस इज एन एपी। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या बोलोगे? तो जो कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है दैट इज 9, तो कॉमन डिफरेंस विल बी और 9। ओके, आ जाओ सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाले में 5,5,5 का 5 ही लिखा जा रहा है बार बार, है ना? तो अगर हम इधर देखेंगे तो अगला टर्म कैसे है? 0 ऐड करके। इससे अगला टर्म कैसे आया? 0 ऐड करके। इसका अगला टर्म कैसे आया? 0 ऐड करके। इसका अगला टर्म कैसे आया? 0 ऐड करके। दिस इज ऑल्सो एन एपी। 5,5,5,5। अगर हम सेम नंबर को कॉमा से सेपरेट करके लिखते जाएंगे, वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, क्योंकि वहां पे भी किसी दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम है। डेफिनेशन तो यही कहता है ना कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जब कॉमन डिफरेंस लिया जाएगा तो सेम आएगा। या फिर कोई एक टर्म कैसे ऑब्टेन करते हो? तो पिछले टर्म में एक कांस्टेंट नंबर को ऐड करके ऑब्टेन करते हो। तो यहाँ पे हम कैसे सीक्वेंस को ऑब्टेन कर रहे हैं? पिछले टर्म में 0 को ऐड करके हम अगले टर्म पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस 0 हो जाएगा। आते थर्ड वाले के ऊपर, तो थर्ड वाला इज नॉट एन एपी। थर्ड वाला एपी क्यों नहीं है? तो देखिए 7 से 0.7 हुआ, तो अगर आप 0.7 में से 7 को माइनस करते हो पहले, तो आपको कितना मिलेगा? 0.7 माइनस 7 अगर करोगे तो आपको कितना मिलेगा? यू विल गेट -6.93, है ना? यू विल गेट -6.93। नहीं नहीं नहीं, कॉमन डिफरेंस कैन बी एनीथिंग, जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही होना पड़ेगा। इट कैन बी अ फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर होगा, ऐसा सच नहीं है, नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, उस पर हम आएंगे आगे। अभी तो फिलहाल हम बस पहचान रहे कि एपी है या नहीं। और वो कैसे करोगे आप? तो जैसे अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कर रहे हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हैं, तो हमको वैल्यू मिला है -6.93। अब हम जाते हैं थर्ड टर्म के ऊपर। थर्ड टर्म है 0.77। 0.77 में से मैं अब 0.7 को माइनस कर रहा हूं, है ना? 0.77 में से मैं 0.7 को माइनस कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास 0.07 आएगा। अब देखिए पिछले वाले में खुद ही देख सकते हो, पिछले वाले में मेरे पास डिफरेंस था -6.93,
अभी वाले में मेरे पास डिफरेंस आया 0.07, क्या ये सेम है? क्या ये सेम है? नॉट सेम ना। तो जब यहीं पे सेम नहीं हुआ तो आगे देखने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। आप यहीं पे कह सकते हो कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आया ही नहीं, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया ही नहीं तो ये एपी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, नॉट एन एपी। आते क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर देखोगे तो 1 से 4 हुआ, 1 से 4 हुआ, कितना बढ़ा ये? 3 बढ़ गया। 4 से 9 हुआ, कितना बढ़ा ये? 5 बढ़ा। क्या सेम सेम नंबर से इंक्रीज किया? क्या सेम नंबर से इंक्रीज किया? नहीं, पहले था 3, उसके बाद था 5, तो इसलिए ये भी एक एपी नहीं कहलाएगा। इनफैक्ट 4 वाला देखोगे तो मैंने सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर्स का सीक्वेंस लिखा है, परफेक्ट स्क्वायर का सीक्वेंस लिखा है, 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन। ओके, तो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई एन एपी। जस्ट डिफरेंस कैलकुलेट करो, बराबर है तो एपी होगा, बराबर नहीं है तो एपी नहीं होगा, सिंपल एज दैट। चलो, हाँ मृत्युंजय। सर जैसे कि कोई भी मतलब 149 और इसी तरह अगर जैसे +3 +5 इसी तरह 2 प्लस करके अगर आगे चले तो वो 80 नहीं होगा। हाँ नहीं, मतलब सेम नंबर अगर होना चाहिए तभी होता ना। मान लो जैसे पहले 2 टर्म्स का डिफरेंस अगर आपको 3 मिला है, तो अभी आगे हर 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस 3 होना चाहिए था, तभी वो एपी होता। ठीक है, अब क्या हुआ कि पहले वाले में डिफरेंस था 3, अगले वाले डिफरेंस में हो गया 5, चेंज हो गया ना, सेम नंबर ऐड हो रहा है क्या? एपी का डेफिनेशन क्या कहता है कि कोई भी टर्म अगर चाहिए तो उसके पहले वाले टर्म में सेम नंबर ऐड कीजिए। तो अगर हमको सेकेंड टर्म चाहिए और हमने फर्स्ट टर्म में 3 ऐड करके सेकेंड टर्म लाया है, तो अब थर्ड टर्म निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? सेकेंड टर्म में भी 3 ऐड करना होगा। फोर्थ टर्म निकालने के लिए क्या करना होगा? थर्ड टर्म में भी 3 ऐड करना पड़ेगा। डिफरेंस पॉइंट में इक्वल हुआ तो एपी होगा। यस यस, डिफरेंस अगर इक्वल है, मैं समझा नहीं अर्नब, ये डिफरेंस पॉइंट क्या है? आप एक बार अनम्यूट करके पूछ लो क्या पूछना चाहते हो। सर जैसे आप दिखा रहे हैं ना डिफरेंस, तो सर अगर ये डिफरेंट डेसिमल में इक्वल हुआ सर तो एपी होगा। तो भी हाँ, तो भी एपी होगा, तो भी एपी होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। डिफरेंस अगर मान लो डेसिमल्स में, लेट्स से 1.1, हर कांस्टेंट में 1.1 आगे जा रहा है, तो उस केस में वो एपी होगा। ठीक है, मिस्टी का एक सवाल है कि ऐड ही हो सकता है या सब्ट्रैक्ट भी। मिस्टी, जब हम कह रहे हैं कि एक कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते, मतलब डेफिनेशन के हिसाब से एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर रहे हो, अब यहाँ कहीं नहीं बोला है कि वो कांस्टेंट नंबर को पॉजिटिव ही होना है, इट कैन ऑल्सो बी अ नेगेटिव नंबर। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे रखता हूं 10 7 4 1 एंड सो ऑन, क्या ये एक एपी होगा? तो आप देखिए कि 10 से 7 कैसे आया है, तो हम कह सकते हैं कि -3 ऐड किया गया है, -3 ऐड किया गया है। 7 से 4 कैसे आया? तो यहाँ पे भी 7 में हमने -3 को ऐड किया है। 4 से 1 कैसे आया? तो -3 को ऐड किया है। तो कहीं ना कहीं सेम नंबर ऐड करते जा रहे हैं। तो आप उस एपी के डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, अगर आप एक सेम नंबर ऐड करते जा रहे हो या फिर एक सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हो अगला टर्म ऑब्टेन करने के लिए, तो इन दैट केस जो सीक्वेंस बनकर आएगा वो एक एपी कहलाएगा। ठीक है, ओके। सो छोटा सा काम है, इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस इन द फॉलोइंग एपी? आपके सामने मैंने 3 एपीज रखे हुए हैं, तीनों का बस कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करके मुझे चैट बॉक्स में बताओ। हरी अप।
सही है। रिया फर्स्ट वाला गलत की हो। अर्णव सही है, मृत्युंजय सही है, अंकित सही है, साहिल सेकंड वाला शायद नहीं लिखे हो क्या? शुभम सही है। फर्स्ट वाले में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो 2 से कितना हुआ? 2 से बढ़ गया वो 3.5, 2 से बढ़ गया 3.5, तो कितना बढ़ा वो? 1.5 बढ़ा, 1.5 बढ़ा। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो 3.5 से 5 हुआ, 3.5 से 5 में फिर से कितना इंक्रीज हुआ है? तो 1.5 का इंक्रीज हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस कितना बोलेंगे? यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे 1.5 का। ठीक है तनिष्क, 9.5 नहीं, आपको अगला टर्म नहीं बताना तनिष्क, हमको कॉमन डिफरेंस बताना है। आप एक्चुअली आप लीव कर गए थे सेशन, अभी आए हो तो इसलिए आप अगला टर्म कैलकुलेट कर रहे हो। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट वाली की बात करें गाइस, 5 से 14 9 बढ़ा है, 14 से 23 9 बढ़ा है, तो यहाँ पे 9 का इंक्रीज हो रहा है, 9 का इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस कितना बोलेंगे? 9 बोलेंगे। और लास्ट वाले में 7, ये सेम नंबर चल रहा है, सेम नंबर चल रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना यहाँ पे? 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत इस पॉइंट पे बताइए, बिकॉज इसी के साथ हमको क्लास को एंड करना होगा। जनरल टर्म ऑफ एन एपी में थोड़ा टाइम लगेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेट। तो अब आपको मैं छोटा सा काम जो देने वाला हूं वो आई विल टेल यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है? बस पहला एक्सरसाइज होगा, उसमें कुछ 7-8 क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा नहीं। अदिति, मैंने वीडियो जो अपलोड की है ना इस चैप्टर की, वो मैंने दूसरे सेक्शन के लिए की है, 10th A1 के लिए। उसमें मैंने ये टॉपिक को आगे तक खत्म कर दिया है, ठीक है? यस साहिल, यू कैन लीव। एपी का डेफिनेशन वाला स्लाइड। अच्छा, मीनवेल गाइस, अगर आप लोग खाली हो, अगले 3 दिन तो क्लासेस अपनी अवंती की है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, दूसरे क्लास वाला वीडियो देख लेना, वहां पे जनरल टर्म का डिस्कशन किया हुआ है, ताकि जब मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा आपके लिए वो इजी हो जाएगा, जल्दी कवर कर पाएंगे फिर हम लोग, ठीक है? हाँ अमन, 1 मिनट। हाँ अमन बोलो। सर फर्स्ट टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म वगैरह ये सब हम जनरल टर्म में बात करेंगे। फर्स्ट टर्म ऐसे सीक्वेंस जो भी दिखता है ना आपको, सीक्वेंस में सबसे पहला नंबर जो दिखता है वो उस एपी का फर्स्ट टर्म कहलाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहला नंबर आपको क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। यस सर। 2 इस एपी का फर्स्ट टर्म कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको सबसे पहला नंबर दिख रहा है 5, तो 5 इसका फर्स्ट टर्म कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिख रहा है 7, तो 7 इसका फर्स्ट टर्म कहलाएगा, ठीक है? चलो फिर यहीं पे एंड करता हूँ मैं सेशन। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। आपको क्या काम करना है अगले 3-4 दिनों के लिए, छोटा मोटा काम रहेगा, वो मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा।